ग्लोबल आईटी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज जो हम वर्कशॉप कैलकुलेशन का जो कि फर्स्ट ईयर के लिए है, ठीक है। फर्स्ट ईयर में जो भी आपके 2 साल के कोर्सेज हैं, आईटीआई में जो भी 2 साल का कोर्स होता है, जैसे इलेक्ट्रिशियन, फिटर, मोटर मैकेनिक जो भी हैं, तो जो भी 2 साल के कोर्स होंगे आपके आईटीआई में, उनमें फर्स्ट ईयर में यह जो वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस होता है, यह सभी ट्रेड में कॉमन होता है। फर्स्ट ईयर के लिए सभी ट्रेड में कॉमन होगा, जो कि 2 वर्ष वाली ट्रेडें होती हैं, ठीक है। तो आज हम जो है पार्ट कौन सा 10 करने वाले हैं, और इसका पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगा। तो पीडीएफ के लिए आपको इस वेबसाइट पे जाना है www.globalit.org। उस पर जो है आपको आज का पीडीएफ प्लस इसके पहले के जो भी पार्ट कराए गए हैं सभी आपको पीडीएफ आसानी से मिल जाएंगे। और अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो पार्ट 10 के पहले की जो हमारी वीडियोज़ हैं वो उसके लिए आपको ग्लोबल आईटीआई के चैनल पर प्लेलिस्ट चेक करना पड़ेगा। प्लेलिस्ट में जो है आईटीआई फर्स्ट ईयर वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। उस प्लेलिस्ट के अंदर जाएंगे, आपको सारी वीडियो इकट्ठे मिल जाएंगी, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा, वहाँ से आसानी से कर पाओगे, डायरेक्ट क्लिक करके वहाँ पहुँच जाओगे। चलिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु के त्वरण की इकाई क्या है। कि कोई वस्तु है और उसका त्वरण, एक्सेलरेशन जिसे कहते हैं, एक्सेलरेशन, एक्सेलेटर या एक्सेलरेशन बोलते हैं, उस वही त्वरण है। तो इसका आपको फार्मूला याद होगा। त्वरण बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन, वेग परिवर्तन बटा समय, मतलब टाइम, ठीक है। वेग परिवर्तन कि जब वेग बदलता है तभी तो एक्सेलरेशन कहते हैं। अगर मान लीजिए कोई बाइक है 20 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चल रही है और वो हमेशा 20 पे, उसका जो काटा है हमेशा 20 पे ही रहता है, ना तो कम हो रहा है ना तो ज़्यादा हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि उस बाइक का एक्सेलरेशन 0 है, त्वरण 0 है। तब कोई त्वरण नहीं होगा। अगर वेग में परिवर्तन नहीं होगा तो कोई भी त्वरण नहीं होगा। लेकिन आप बाइक से चल रहे हो, कभी 20 की जगह आपका पहले 20 चल रहे थे, धीरे धीरे स्पीड बढ़ के आपकी 40-50 पहुँच गई, तो वेग में परिवर्तन हो गया। अगर वेग में परिवर्तन होगा तो वहाँ पर आपका त्वरण होगा। त्वरण का काम ही है वेग में परिवर्तन करना, ठीक है। तो वेग परिवर्तन की जो दर होती है उसे त्वरण कहते हैं। इसका फार्मूला तो देखिए, वेग परिवर्तन बटा समय। मात्रक पूछ रखा था, तो वेग परिवर्तन मतलब वेग का मात्रक। वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड होता है, मीटर प्रति सेकेंड। भाई चाल, वेग मतलब चाल, चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी का मात्रक मीटर, समय का सेकेंड, तो ही लिखा है मैंने, मीटर प्रति सेकेंड वेग का मात्रक हो गया। बटे समय भी था, तो बटे समय, समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है। सेकेंड के बटे 1 मान लीजिए, या कुछ भी ऐसे नॉर्मल, तो क्या हो जाएगा, मीटर बटे सेकेंड, ये उल्टा हो जाएगा, इंटू 1 बटा सेकेंड, आपस में मल्टीप्लाई होगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा 2 सेकेंड मिल करके। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो अगर आपको फार्मूला याद है तो आप मात्रक बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, 91 हो गए, इसके नीचे 92। देखिए इसमें क्या कह रहा है, एक कार का त्वरण क्या होता है। इसमें भी कार की त्वरण पूछ रखा है, एक्सेलरेशन पूछ रखा है। यदि कार की गति 1 मिनट में, समय दे रखा है, कितने समय में कार की गति जो है परिवर्तित हो रही है, कितने समय में, 1 मिनट में। कितना परिवर्तित हो रही है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ करके 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो जा रही है। पहले 25 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से जा रही थी, 1 मिनट के अंदर उसका जो वेग हुआ वो बदल करके कितना हो गया, 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। मैंने आपको बताया था त्वरण निकालने के लिए फार्मूला भी, त्वरण इज इक्वल टू वेग परिवर्तन बटा समय। समय को हम टी से दिखाते हैं, वेग परिवर्तन पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। पहले वेग परिवर्तन निकाल लेते हैं, तो इसको डायरेक्ट फार्मूला में रख देंगे। तो वेग परिवर्तन कितना हो रहा है, वेग परिवर्तन, वेग में परिवर्तन हमें कैसे पता चलेगा कि कितना परिवर्तन हुआ। तो भाई जो उसका लास्ट में है, लास्ट में कितना, 40 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है। पहले कितना से चल रहा था, पहले 25 से चल रहा था, तो कितना परिवर्तन हुआ। तो अगर हम 40 में से 25 घटा देंगे तो 15 बचेगा ना। पहले 25 किलोमीटर प्रति घंटा था, बाद में बढ़ करके 40 हो जाता है। तो वेग में परिवर्तन कितना हुआ, 25 से 40 हो गया, मतलब 15 का परिवर्तन हो गया। कैसे निकालेंगे, तो फार्मूला हो वेग परिवर्तन इज इक्वल टू v माइनस u, ठीक है। तो आप डायरेक्ट समझ लीजिए, फार्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट घटा के निकाल लेंगे, या फार्मूला रटना चाहते हैं तो रट सकते हैं, फिर इसकी जरूरत है नहीं। तो v को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अंतिम वेग। क्या बोलते हैं, अंतिम वेग। और जो u होता है हमारा, यह कहलाता है प्रारंभिक वेग।
स्टार्टिंग वाला वेग। देखिए प्रारंभिक वेग कितना है 25 किलोमीटर प्रति घंटा है और अंतिम वेग 40 किलोमीटर, लास्ट में बढ़कर के 40 हो गया था ना, तो अंतिम वेग 40 किलोमीटर प्रति घंटा और प्रारंभिक 25, घटा लेते हैं 15 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन हमें देखना है जो त्वरण होता है, अभी हमने पीछे देखा था मात्रक क्या था, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। आप ऑप्शन में भी देख रहे होंगे सारे मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर में है, लेकिन अभी हमने जो वेग परिवर्तन निकाले 15 किलोमीटर प्रति घंटा में आ गया और हम इसे बदलेंगे किसमें, मीटर वाले में, क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटा है ना, जबकि हमारे पास जो भी मात्रक है वो मीटर में है या तो सेकेंड में है। तो इसका मतलब इसे भी जो किलोमीटर है इसको मीटर में बदल लिया जाए, घंटा को सेकेंड में बदल लिया जाए, क्योंकि हमें मीटर प्रति सेकेंड के रूप में मात्रक चाहिए। तो यहाँ बदलेंगे हम। तो एक तो है आपने सुना होगा कि अगर 15 किलोमीटर प्रति घंटा है और अगर उसे हमें मीटर प्रति सेकेंड में बदलना है तो डायरेक्ट हम गुणा कर देते हैं 5/18 से, तो यह बदल जाता है किसमें, मीटर प्रति सेकेंड। किलोमीटर से मीटर प्रति सेकेंड बदलने के लिए ध्यान रखना, इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा कहीं, किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए कितने का गुणा किया जाता है, 5/18 का, ठीक है। और उल्टा अगर हो मीटर प्रति सेकेंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो तब हम गुणा करते हैं 18/5 से, ठीक है। ये चीज़ याद रहेगा तो आप तुरंत आसानी से बदल लोगे। कैसे आता है ये भी आप देख सकते हो, किलोमीटर प्रति घंटा होता है ना, मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मैं लिखना चाह रहा हूँ मीटर प्रति सेकेंड। तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर, 1000 मीटर, 1000 मीटर हो गया, किलोमीटर मीटर में बदल गया। अब बटे था, बटे कर लेते हैं। घंटा, घंटा को हम बदलेंगे सेकेंड में, तो आपको मालूम है 1 घंटा में 60 मिनट और मिनट के यहाँ सेकेंड लिखना चाहें तो 1 मिनट में 60 सेकेंड, ठीक है। तो वही चीज़ करेंगे, घंटा है तो अगर मैं 60 लिख दूंगा तो यहाँ पे क्या मिनट आ जाएगा, 1 घंटा में 60 मिनट होता है, लेकिन मुझे सेकेंड चाहिए तो मिनट की जगह सेकेंड लिखने के लिए फिर मुझे 60 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। अब सेकेंड हो गया। तो इस तरह से घंटा किस में बदल गया, सेकेंड में। आप जानते हैं 60 का 60 में गुणा करेंगे 3600, 1 घंटे में 3600 सेकेंड होता है। अब इसका आपस में यह 2 जीरो खत्म हो गया, 10/6 आ गया, ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड आ गया। इसको काट लीजिए, 2 तिहाई 6, ठीक है। कितना आ रहा है आपका, घंटा, 1 घंटा में 60 मिनट और इतना 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो ये हो गया आपका 6। हाँ यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो गया, मैं भी कह रहा हूँ कहाँ दिक्कत है। देखिए 0 तो कट गया, 6 का 6 में गुणा करेंगे तो नीचे 6 ने 36 बचेगा, 10/36। अब इसे कट कर लीजिए, 18 दूना 36, 2 से काटेंगे 18 बढ़ जाएगा और 2 पचे 10, कितना आ गया 5/18 मीटर प्रति सेकेंड। तो इस तरह से हमने किलोमीटर प्रति हावर को जब मीटर प्रति सेकेंड में बदला तो 5/18 आ गया। तो वही काम मैंने यहाँ आपको डायरेक्ट बता दिया था कि अगर आपको याद रहेगा तो आप डायरेक्ट कर लेंगे। कहाँ से आया है ये चीज़ मैंने आपको बता दी, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, 3 छक 18 और 3 पचे 15, कितना हो गया 25/6 मीटर प्रति सेकेंड। ये निकल गया हमारा वेग परिवर्तन। नीचे क्या है, समय है, तो समय कितना है, तो देखिए यहाँ दिया हुआ था कार की गति 1 मिनट में बदल रही है, तो समय कितना दे रखा है, 1 मिनट दे रखा है। समय कितना दे रखा है हमें, वेग परिवर्तन हमने यहाँ निकाल लिया। और समय कितना है, समय जो दे रखा है 1 मिनट दे रखा है, लेकिन आपको मालूम है हमें समय किस में चाहिए, सेकंड में। हम समय सेकंड में लेते हैं, मिनट को सेकंड में बदल लीजिए, 1 मिनट में 60 सेकंड। तो समय को सेकंड में लिख लिया, बाकी वहाँ पे हमने वेग परिवर्तन भी निकाल लिया। डायरेक्ट फार्मूला रख दीजिए, वेग परिवर्तन कितना है 25/6 है, 25/6 क्या मीटर प्रति सेकेंड, बटे समय कितना है, तो समय दे रखा है 60 सेकेंड, तो यहाँ पे लिख लीजिए 60 सेकेंड। अब इसके, ठीक है, 25/6 60 सेकेंड। अब इसको क्या करेंगे हम, इसके बटे 1 मान लीजिए, अब इनका आपस में गुणा हो जाएगा 25/6 इंटू 1/60, ठीक है। कट कर लेते हैं, 5 पचे 25, 5 से आ जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक है। कितना आ गया 5/6 इंटू 12। अब इसे हमें क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा, हमारा आंसर आ जाएगा। भाग कर लीजिए, पहले 5 में 12 से भाग देते हैं, ठीक है। भाई भाग तो जाएगी नहीं, तो हमें देना पड़ेगा क्या, दशमलव। जब दशमलव लगाएंगे तो 5 की जगह क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब भाग के लिए जाएगी, 12 चौक
48, कितनी बार जा रहा है? 4 बार जा रहा है। 12 चौक 48, कितना बचेगा? 2 बचेगा। 2 बचेगा तो वहाँ पे 20 हो जाएगा 0 उतर के, तो फिर एक बार जाएगी भाग, 12 एक कम 12, फिर 8 बचेगा भाई, 20 था ना, एक बार गई तो 8 बच गया, 80 हो जाएगा, 12 छक 72, फिर 8 बचेगा, 80 हो जाएगा, 12 छक 72, तो ये आ जाएगा आपका 0.4166। भाग दे करके आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब कितना बचा आपके पास? 0.4166 बटे 6 बच गया। अब 6 से भाग दे देंगे, हमारा एक्चुअल जो भी आंसर है वो आ जाएगा। देखिए अब यहाँ पे दशमलव है, पहले हमें दशमलव लगाना पड़ेगा। दशमलव जब लगाएंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। इसको थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, 0.4166, इसमें मुझे 6 से भाग देना, तो भाई भाग जाएगी नहीं, तो दशमलव जब लगाऊंगा तो आपको क्या मिल जाएगा? 4 मिल जाएगा। लेकिन 6 बड़ा है, 4 छोटा है, भाग नहीं जाएगी, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक अंक और लेना पड़ेगा। उसके लिए जब मैं यहाँ 0 बढ़ा दूंगा तो 4 की जगह अब क्या आपको मिल गया? अब 41 आपको मिल जाएगा। अब आप भाग देंगे, 6 बार जाएगा, 6 आगे 36, कितना बच गया? 5 बच गया। एक यहाँ 6 था, ये नीचे उतर जाएगा, 56, 6 बार 48, 6 9 54, 9 बार जाएगा 54, 3 अंक तक देख लीजिए, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी है 0.069 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह से ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। बहुत आसान है, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, आप धीरे धीरे करते जाओगे, बिल्कुल आसानी से आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पचास किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चलने वाली कार को 45 सेकेंड में विश्राम में लाया जाता है, तो उसका मंदन क्या होगा? ठीक है, कितने स्पीड से चल रही है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चल रही है, और कितने समय में विश्राम में आ रही है? विश्राम में आने का मतलब कि गाड़ी रुक जाती है। कोई गाड़ी मान लीजिए 50 किलोमीटर प्रति घंटा के समय से स्पीड से जा रही है, उसको जब आप ब्रेक लगा रहे हैं तो ब्रेक लगाएंगे रोकने के लिए, तो 45 सेकंड में विश्राम अवस्था में आती है, मतलब कि धीरे धीरे स्पीड घटते घटते 45 सेकंड में बिल्कुल 0 हो जाएगा। जब 0 हो जाएगा तो बोलेंगे कि विश्राम अवस्था में आ गए। उसका मंदन हमें निकालना है। मंदन का मतलब त्वरण ही होता है। मंदन का मतलब क्या होता है? त्वरण होता है। अब ध्यान रखना इस बात को। त्वरण कब बोलते हैं? जब स्पीड बढ़ती है। हमने अभी पीछे के क्वेश्चन में देखा कि उसकी स्पीड 25 किलोमीटर प्रति घंटा से थोड़ी देर बाद बढ़ के कितना 60 किलोमीटर घंटा हो गई। स्पीड जब बढ़ेगी, जब कोई भी चीज स्पीड बढ़ाने का काम करेगा तो त्वरण बोलेंगे, और जब उसको घटाएगा स्पीड कम हो। अब यहाँ पे देखिए ज़्यादा स्पीड से जा रही थी, लेकिन बाद में उसकी स्पीड 0 हो जाती है, तो यहाँ पे जो भी चीज़ था वो क्या किया? स्पीड को कम कर दिया। जब स्पीड को कम करता है तो उसे मंदन बोलते हैं। त्वरण ही चीज़ है, जब स्पीड को बढ़ाएगा तो त्वरण बोलेंगे, जब स्पीड को कम करेगा तो मंदन बोलेंगे। तो ये मंदन कह रहा है, मतलब कि वो त्वरण ही पूछ रहा है, ठीक है। और तो जब मंदन होता है तो हमेशा हमारा आंसर माइनस में आता है। अगर आपका आंसर माइनस में आ रहा है त्वरण का, तो इसका मतलब वहाँ पे मंदन हो रहा है, स्पीड घट रही है। प्लस में आएगा तो स्पीड बढ़ रही है। तो हमें त्वरण निकालना है, तो इसके लिए आपका फार्मूला होता है गति का समीकरण। इसको आप ध्यान रखिएगा, गति के 3 समीकरण हैं। जो भी इसमें से सेट हो जाएगा उससे हम रख करके आंसर निकाल लेते हैं। एक होता है v = u + at, गति का प्रथम समीकरण था, न्यूटन ने दिया था, ठीक है। दूसरा क्या था? s = ut + ½ at²। फार्मूला को नोट कर लीजिएगा, बिना फार्मूला के कुछ नहीं होगा। v², ये था आपका गति का तृतीय समीकरण। v² = u² + 2as। v का मतलब मैंने आपको बताया था अंतिम वेग होता है, अंतिम वेग। u का मतलब प्रारंभिक वेग, a का मतलब त्वरण, t का मतलब समय, और कुछ है? यस दिख रहा है, यस का मतलब दूरी होता है, UT AT, ठीक है। बाकी तो ही चीज़ें हैं। तो ये हो गया इनका मतलब, ठीक है। ये तीनों समीकरण आपको न्यूटन के गति के समीकरण है, जिसे आपको याद रखना होगा, तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो देखिए हम यहाँ देखेंगे पहले दिया क्या क्या चीज़ है हमें। एक तो देखा 50 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चल रही है और विश्रामावस्था में आती है। इसका मतलब ये प्रारंभिक वेग है, मतलब ये u का मान दे रखा है आपको, कितना? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। किसका मान है? u का मान है, प्रारंभिक वेग। अंतिम में वेग कितना हुआ? कार विश्रामावस्था में आई, मतलब रुक गया, मतलब अंतिम में जो कार की वेग हुआ 0 हो गई, इसीलिए विश्रामावस्था लिखा हुआ है। यहाँ आपको खुद ढूंढना पड़ेगा, v = 0 अंतिम में। पहले लास्ट में कार रुक गई, उसका अंतिम वेग इसका मतलब 0 होगा। शुरू में इस गति से चल रही थी तो प्रारंभिक गति ये हो जाएगा।
प्रारंभिक गति पता है, अंतिम वेग पता है, और क्या पता है, समय दे रखा है। कितना दे रखा है, समय हमें दे रखा है 45 सेकेंड। ठीक है, देखिए कोई ऐसा फार्मूला हो हमारे पास जिसमें u हो, v हो, समय हो, और हमें निकालना क्या, त्वरण, और a हो, मतलब t भी दे रखा हो और a हो। ऐसा फार्मूला जिसमें ये चारों चीज़ें अवेलेबल हो, उससे हम इसको निकाल सकते हैं। जो पहला फार्मूला v = u + at, v हमें दिया हुआ है, u भी दिया हुआ है, समय भी दिया हुआ है, a निकालना है। इसका मतलब इसमें हमें तीनों चीज़ें मालूम है, एक नहीं पता है तो आराम से निकल जाएगा। तो यह पहले वाले समीकरण पे सेट हो रहा है, तो हम पहले वाले समीकरण में रख करके उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, क्या है आपका, पहले तो ये बता दूं मैं, जो हमारा u दे रखा है 50 किलोमीटर प्रति आवर, और इसे हम किस में बदलेंगे, हमारा आंसर हमेशा मीटर प्रति सेकंड के रूप में रहता है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। मैंने आपको बताया था मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हम यहाँ पे गुणा कर लेंगे 5/18 का, तो ये किस में बदल जाएगा, मीटर प्रति सेकंड में। कट कर लेते हैं, 2 9 18 और 2 से हो जाएगा 25 दूना 50। ठीक है, 25 25 125/9 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पे रख लिया जाए फार्मूले में, v = u + at, अंतिम वेग 0, प्रारंभिक वेग 50 प्लस a का मान हमें निकालना है इंटू, सॉरी u का मान अभी हमने वहाँ पे लिखा ना, किलोमीटर में था, हमने लिखा 125। ठीक है, 125/9 प्लस a हमें निकालना है, और t कितना दे रखा है, 45 सेकेंड, 45। अब इसको क्या करेंगे, हमें इसका मान चाहिए तो इसको इस साइड भेज देंगे, तो 45 इंटू a है साथ में, बराबर इधर है प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, -125/9। a = क्या हो जाएगा, -125/9 इंटू 45, इधर गुणा इधर आएगा, भाग हो जाएगा, इंटू 45। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। अब देखिए 5 9 45, 5 से इसको भी काटिए, 5 दूना 10, 5 5 25, माइनस में आंसर आ रहा है ना। मैंने बताया था जब मंदन होता है तो आंसर माइनस में आता है, जब प्लस होता है तो त्वरण कहते हैं। जब माइनस आ रहा है इसका मतलब वहाँ पे मंदन हो रहा है, स्पीड घट रही, मतलब इस स्पीड से उसको वह कम करेगा, इस दर से। -25 क्या आ गया हमारे पास, -25/9 इंटू 9। बारी बारी से भाग दे लीजिए, पहले इसको दे लेते हैं, 9 दूना 18, कितना बच गया, 18 तो 20, 5 25 7 बच गया, 10 दे देंगे, 70 हो जाएगा, क्योंकि 7 में तो 9 से भाग जाएगा नहीं, 70 हो गया। तो 9 से 9 छंग 54, 9 सते 63, फिर 7 बचेगा, फिर 70 हो जाएगा, फिर 9 सते 63, ऐसे ही बढ़ता जाएगा। अब क्या आपके पास बचा, 2.77/9 बच गया ना। एक 9 से हमने 25 को काट दिया, अब हमारे पास 277/9 बच गया। किसमें आंसर आ रहा है, हमारा a का मान आ रहा है वो भी माइनस में, क्योंकि मंदन है। अब यहाँ भाग दे लीजिए, भाई 2 है, 9 से भाग जाएगी नहीं, मुझे क्या करना पड़ेगा, दशमलव लगाना पड़ेगा। जब दशमलव लगाएंगे हम तो यहाँ पे 7 इसके साथ आ जाएगा, 27 हो जाएगा, 9 त्रिक 27। भाग करके देख लीजिएगा, भाई 9 है, 2 में भाग नहीं जा रही है, दशमलव बढ़ा लिए तो अब इसके साथ 27 मिल गया, 3 बार चला गया, 9 त्रिक 27, दोनों कट गए, 7 मिल गया। अब 9 है, यहाँ 7 है, फिर भाग नहीं जाएगा तो यहाँ 0 बढ़ाएंगे, 0 बढ़ा करके यहाँ 0 उतार लेंगे, 70 हो गया, 9 सते 63, फिर ये चला जाएगा, फिर 7 बच जाएगा। देखिए क्या आ रहा है आपके पास, 0.307 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। आंसर देख लेंगे तो आंसर भी है आपका 0.30, 2 अंक तक दिया हुआ था, 0.30 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला आपका लैंडिंग फील्ड से उड़ान भरने वाले हवाई जहाज का त्वरण क्या होता है। कि कोई हवाई जहाज है आपका, वह उड़ान भर रहा है, भाई रनवे पे दौड़ता है, पहले तो हवाई जहाज खड़ा रहेगा, बाद में रनवे पे दौड़ेगा और फिर वो उड़ने लगेगा। ठीक है, तो ये चीज़ पूछ रहा है कि जो उड़ान भरने वाले हवाई जहाज का त्वरण क्या होता है यदि वह टेक ऑफ के लिए 700 मीटर की दूरी 10 सेकेंड में तय करे। ठीक है, चलिए पहले लिख लेते हैं दिया हुआ क्या है हमें। हवाई जहाज का त्वरण पूछ रखा है, ए का मान हमें निकालना है,
त्वरण निकालना है। यदि वो टेक ऑफ के लिए 700 मीटर की दूरी दे रखा है, दूरी के लिए यस से हम दिखाते हैं, हमने फार्मूला बताया था कितना दूरी है 700 मीटर की, ठीक है। कितनी सेकेंड में तय किया, टी हमें दे रखा है 10 सेकेंड में तय किया, ये भी ठीक है। जमीन छोड़ देता है, तो देखिए हमें ए निकालना है, यस पता है, टी पता है, और कुछ पता है क्या, तो आप यहाँ पे देखिए लैंडिंग फील्ड से उड़ान भरने वाली, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं हवाई जहाज का त्वरण, तो जब वो भाई आपकी हवाई जहाज चलेगी पहले खड़ी होगी, पहले तो खड़ा रहता है, फिर वह तेजी से चलना स्टार्ट करता है, धीरे धीरे स्पीड बढ़ती है और वो अपने उड़ जाता है स्पीड में आने के बाद। तो जब स्टार्टिंग में अगर हम बात करें तो उसका प्रारंभिक वेग u कितना होगा, 0 होगा ना। अंतिम वेग हमें नहीं पता है कि वो कितने वेग पे उड़ गया, तो मुझे नहीं पता था, लेकिन ये पता था कि भाई जब हवाई जहाज टेक ऑफ के लिए जब रनवे पे दौड़ोगी तो पहले वो खड़ी रही होगी। अगर जब पहले हवाई जहाज खड़ी थी तो इसका मतलब उस समय उसका वेग 0 था, तो इसका मतलब प्रारंभिक वेग कितना था उसका, 0 था। बाद में धीरे धीरे वेग बढ़ा, तो अंतिम वेग नहीं पता है, लेकिन प्रारंभिक वेग हमें यहाँ से पता चल गया कि भाई शुरू में जहाज खड़ी थी तो प्रारंभिक वेग 0 होगा। अब देखिए हमें यस पता है, टी पता है, यू पता है, ये निकालना है। अभी मैंने आपको तीनों फार्मूला बताया था, अब देखना पड़ेगा कौन से फार्मूले में सेट होता है। P = U + AT, देखिए हमें U दे रखा है, यस भी दे रखा है, इसमें तो यस है नहीं, इसका मतलब फार्मूला काम में नहीं आएगा। दूसरा क्या आपका यस = UT + ½ AT², इसमें देखिए यस पता है, ठीक है, टी है, टी भी पता है, यू भी पता है, ये निकालना है, टी पता ही है, देखिए यस भी पता है, यू भी पता है, टी का भी मान पता है, यहाँ भी टी है, टी का भी मान पता है, ये निकालना है, इसमें सेट हो जाएगा। देखिए सारी चीज़ें पता है और एक निकालना है। अगर हम तीसरा में देखें v² = U² + 2as, इसमें भी यस पता था, u पता था, लेकिन यहाँ पे दो मान नहीं पता है, ए का भी मान नहीं पता है, v का भी मान नहीं पता है, तो यहाँ गड़बड़ हो जाता, तो इसमें नहीं रख पाएंगे। तो यही आपको ध्यान रखना, तीनों समीकरण याद हो और आपको देखना पड़ेगा कौन सा समीकरण सेट हो रहा है। तो यहाँ पे हम एक फार्मूला लिख लेते हैं, यस = UT + ½ AT², ठीक है। यस का मान है 700 मीटर, 700, यू का मान कितना, प्रारंभिक वेग 0 है, समय कितना था 10 सेकेंड था, 10 + ½ इंटू ए का मान हमें निकालना है और टी का मान 10 था, तो यहाँ पे t² है तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा। देख लेते हैं 700 = यहाँ पे 0 का 10 में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है, प्लस 1/2 ए का मान निकालना है, यहाँ पे क्या होगा 10 में 100² होगा, तो ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए 700 बराबर आपके पास क्या आ गया, 1/2 है, ए है और 100 है, इसका दोनों जीरो, इसके दोनों जीरो खत्म हो जाएगा और इसका यहाँ नीचे तिरक गुणा हो जाएगा, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 7 दूना 14 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। तो इस तरह से बस आपको तीनों फार्मूला याद होना चाहिए और बिल्कुल आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी पत्थर की अधिकतम ऊंचाई क्या होगी। अभी हम कार की बात कर रहे थे जो आपकी रोड पे जमीन पे चल रही थी, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं ऊंचाई की, किसी पत्थर की अधिकतम ऊंचाई क्या होगी यदि उसे 20 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका जाए। तो देखिए ये भी हमारा वही फार्मूला होता है जो न्यूटन का तीनों नियम था आपका गति वाला, लेकिन इसमें थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है। जहाँ जहाँ उस फार्मूले में ए था वहाँ इस फार्मूले में जी हो जाएगा, क्योंकि अभी हम नॉर्मल चल रहे थे, त्वरण था। जब हम ऊपर या नीचे जाते हैं तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के अधीन काम होता है, तो वहाँ पे जो त्वरण काम करता है वो गुरुत्वीय त्वरण काम करता है। कौन सा त्वरण काम करने लगता है, जब हम पृथ्वी पर ऊपर या नीचे कोई भी चीज़ फेंकते हैं या ऊपर या नीचे काम करते हैं आने जाने का, तो गुरुत्वीय त्वरण काम करता है। तो जो हमारा नॉर्मल एक्सेलरेशन जहाँ पे ए था वहाँ पे जी हो जाएगा। तो इसमें भी दो चीज़ें हैं कि जब हम गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जाते हैं तो मान हमारा माइनस में होता है, जब उसकी तरफ आते हैं तो मान प्लस में होता है, मतलब मान ज़्यादा आएगा, घटेगा, बढ़ेगा। तो इस पर ध्यान देना है कि जब कोई चीज़ ऊपर की ओर जाए, ऊपर की ओर, ठीक है, ऊपर की ओर जाएगा तो भाई गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जाएगा, तो वहाँ माइनस होगा। कैसे,
v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। हमारे पास यही फार्मूला था ना, मैंने बताया जहाँ पे त्वरण होगा वहाँ पे ए की जगह क्या होगा, जी हो जाएगा। त्वरण ही है, बस एक गुरुत्वीय त्वरण, ऊपर या नीचे आएगा तो गुरुत्वीय त्वरण काम करने लगता है, लेकिन ऊपर की ओर जाएगा तो माइनस, ठीक है। जब नीचे की ओर आएगा तो प्लस, ऊपर की ओर जाएगा तो माइनस, से ही ध्यान रखना है हमें। दूसरा, ऊपर की ओर जाने पे क्या होता है, माइनस रहता है। यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सब चीज़ें वही रहेगा, बस ए की जगह क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। और यस दूरी की बात थी, अब दूरी की जगह आपका क्या आ जाएगा, ऊंचाई आ जाएगा ना, कितनी ऊंचाई पे वो गया, तो इसलिए जो यस था वहाँ पे क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, ठीक है। और मैंने बोला ऊपर की ओर जब जाएगा तो प्लस की जगह जहाँ जहाँ प्लस था वहाँ माइनस रहा करेगा, ठीक है। तीसरा फार्मूला क्या था, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, फिर यहाँ भी वही करेंगे, ए की जगह जी हो जाएगा और एस मतलब दूरी, अब दूरी की जगह हमारा ऊंचाई रहा करेगा, और यहाँ पे क्या होगा, प्लस की जगह माइनस, क्यों, क्योंकि यह ऊपर की ओर जा रहा है। जब कोई चीज नीचे की ओर आए, ये मैं तरीका बता रहा हूं जिससे आपको याद रहे कि भाई गुरुत्वाकर्षण है, पृथ्वी के केंद्र की ओर आकर्षित करती है, तो कोई चीज अगर यहाँ पे है वो मान लीजिए नीचे की तरफ आ रही है और पृथ्वी भी उसे अपने केंद्र की ओर खींचेगी, तो दोनों एक ही साइड में आएंगे तो स्पीड बढ़ गई ना, तो मान ज्यादा आएगा, मान ज्यादा आने के लिए प्लस होना चाहिए। तो इससे आपको याद रहेगा कि भाई नीचे की ओर आ रहा है, पृथ्वी भी उसको उसी ओर खींच रही है, तो मान ज्यादा आएगा, तो प्लस होना चाहिए। माइनस कब होगा, पृथ्वी नीचे की ओर खींच रही है, वस्तु विपरीत दिशा में जा रही है, दोनों अलग अलग लड़ रहे हैं, तो माइनस हो जाएगा। तो इससे थोड़ा याद रहेगा कि कब प्लस रहेगा कब माइनस रहेगा। ये भी फार्मूला वही होगा, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी हो जाएगा, सेम ही फार्मूला रहेगा, बस जहाँ जहाँ माइनस अब क्या होगा, अब प्लस रहेगा, जब नीचे की ओर आती है तो प्लस रहेगा। यस की जगह क्या हो जाता है, यच हो जाता है, यच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और तीसरा हो जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, ठीक है। सेम फार्मूला है, बस जहाँ जहाँ माइनस था इसमें प्लस हो गया। अब इसको देखते हैं, किसी पत्थर की अधिकतम ऊंचाई क्या होगी, अधिकतम ऊंचाई मतलब एच का मान पूछा हुआ है, इसका मान पूछा है, एच का मान पूछा है, उसे 20 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से फेंक रहे हैं, वेग दे रखा है क्या, 20 मीटर प्रति सेकेंड के वेग। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कोई चीज आप बॉल ही ले लीजिए, अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वेग दिया है कि आपने किस वेग से फेंका, 20 मीटर प्रति सेकेंड की वेग से, और अधिकतम ऊंचाई, तो उस बॉल की अधिकतम ऊंचाई क्या होगी, मान लीजिए आपने 20 मीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से फेंका, बॉल यहाँ नीचे से ऊपर जाने लगी, पर एक अधिकतम ऊंचाई पे जब वो पहुंचेगी तो बॉल यहाँ पे रुकेगी और वापस नीचे आना शुरू कर देगी। ऐसा होगा ना, बॉल ऊपर पहुंचने के बाद एक ऐसे पोजीशन पे पहुंचेगी जहां से फिर वो नीचे गिरने लगती है। जब बॉल लास्ट में जब एकदम बिल्कुल ऊपरी पॉइंट पे पहुंचता है जहां से वो नीचे गिरने वाली होती है, तो वहां पे इसका वेग क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। भाई वेग खत्म हो जाएगा तभी तो नीचे आएगी, जब तक स्पीड रहेगी वेग रहेगी वो बढ़ता जाएगा। 20 मीटर प्रति सेकेंड से आपने फेंका, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा भाई धीरे धीरे इसका वेग कम होता जाएगा, जब उसका वेग 0 हो जाएगा तब वहां से बॉल फिर नीचे गिरना शुरू हो जाएगी। इसका मतलब प्रारंभिक वेग आपको दे रखा है कि आपने किस वेग से फेंका, इज इक्वल टू 20 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के वेग से फेंका, और लास्ट में उसका वेग कितना हो गया, अंतिम वेग। अंतिम वेग आपको पता है कि गेंद वहां से रुक के जब नीचे आने लगेगी मतलब अंतिम वेग उसका 0 होगा, तभी तो फिर वो नीचे आना शुरू करेगी, तो इसका मतलब अंतिम वेग 0 है। और क्या, गुरुत्वीय त्वरण आपको दे रखा है, त्वरण कहिए या गुरुत्वीय त्वरण कहिए, जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। कहीं कहीं नहीं दिया रहता तब हम इसका एक्चुअल 9.8 मान लेते हैं, ठीक है, पर इसमें 10 दे रखा है जिससे कि कैलकुलेशन में आसानी है। बस अब देख लीजिए कौन से फार्मूला में सेट होगा, u v g पता है, एच हमें निकालना है, इसमें u है, v है, g है, h नहीं है, तो इसको ये तो काम ही नहीं करेगा, इसमें भी h नहीं है, यह भी काम नहीं, इसमें h है, ठीक है, u भी है, t नहीं है, इसमें समय नहीं दिया हुआ है, तो इस फार्मूला को यूज नहीं कर पाएंगे। लास्ट वाला देखिए, v है इसमें, ठीक है, v है, u है, u भी है, g है, g भी दे रखा है, h निकालना है, सिर्फ एक का मान निकालना, इसका मतलब उस फार्मूला में काम बन सकता है। किधर फेंक रहे हैं, अधिकतम ऊंचाई क्या होगा, जब उसे ऊपर की ओर फेंका जाए, तो अभी हमने देखा कि जब ऊपर की ओर फेंका जाएगा तो माइनस रहता है, जब नीचे की ओर आता है तो बीच में प्लस रहता है, इसका मतलब ऊपर की ओर फेंका जा रहा है तो हमें ये वाला फार्मूला यूज करना पड़ेगा, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, ठीक है।
अंतिम वेग 0 था तो 0 का स्क्वायर 0 ही हो जाएगा। प्रारंभिक वेग 20 था तो 20 रख लीजिए, माइनस 2 इंटू जी का मान 10 दे रखा है, 10 इंटू एच। ठीक है, इसको इधर ले लेते हैं तो क्या होगा, 2 दाह में 20 इंटू एच बराबर 20 विषम 400, क्योंकि इधर माइनस था, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। एच बराबर क्या हो जाएगा, 400 बटे 20, 20 विषम 420 आ गया आपका मीटर। बहुत ही आसान था। ठीक है, तो इस तरह से हमारी ऊंचाई निकल जाएगी। ऑप्शन भी सही हो जाएगा 20 मीटर। ध्यान देना था, अगर आप यहीं पे प्लस ले लेते तो गलत हो जाता, माइनस या प्लस तो भाई ऊपर की ओर फेंका जा रहा है तो माइनस वाला। ठीक है, तो इसके आगे जो है हमारे पार्ट 10 था ना, तो इसमें मैं देख रहा हूँ कि अभी सर ने बताया कि ये 5 ही क्वेश्चन में जो है समय काफ़ी हो गया है। ठीक है, तो इसका जो है आगे के जो 5 क्वेश्चन बच रहे हैं वो मैं पार्ट 10 में ही पार्ट बी करके ला दूंगा, तो वहाँ पे जो है आप आगे का देख लीजिए, क्योंकि ये काफ़ी कैलकुलेशन वाला था तो इसलिए थोड़ी वीडियो लंबी हो गई। तो आगे के जो 5 क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कर लेंगे। ठीक है, बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।